अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने के लिए भी बहुत अहम है। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को बताता है। इसके अलावा ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी। इस वीडियो के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नंबर ऑफ आइसोटोप्स को भी देख सकेंगे, उनके अबंडेंस को भी, और मास कैसे एग्जैक्ट मेजर किए जाते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर ली गई है वो पिक्चर आपकी बुक से ली गई है। अगर इसको देखें तो पहला पोर्शन होता है इसका वेपोराइजेशन। इसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल को वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, एक इनलेट के जरिए इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट लगे होते हैं हीटेड फिलामेंट्स। हीटेड फिलामेंट्स उस सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे उस सैंपल के जो है इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट हो जाते हैं और वो आयोनाइज हो जाते हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद एक नेगेटिव ग्रिड लगी होती है जो परफोरेटेड होती है, जिसमें सुराख होते हैं। अब जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सैंपल के एटम्स में से, तो वो एटम्स आयन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब वो आयन्स हैं और कौन सा चार्ज है उन पे? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी पॉजिटिव चार्ज रह गया। वो पॉजिटिव आयन और आगे रख देते हैं हम नेगेटिव ग्रिड। तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो वो जल्दी से जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो तेजी से गुजरेंगे और चूंकि उसके अंदर सुराख है तो वो इससे आगे गुजर कर आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट छोटी छोटी स्लिट्स क्रिएट की जाती हैं ताकि उनको एक बीम की शक्ल दी जा सके। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एनालाइजर। एनालाइजर असल में एक मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट के अंदर से जब ये आयंस गुजरते हैं तो अपनी मास टू चार्ज रेशियो की बिना पर सेपरेट हो जाते हैं। इनकी सेपरेशन के अंदर जो पीक्स बनेंगी, जो तादाद या सर्कुलर पाथ बनेंगे, वो आइसोटॉप्स की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर किसी के 3 पाथ बन रहे हैं तो पता चलेगा कि उसके 3 आइसोटॉप है। अगर किसी के 2 पाथ बन रहे हैं, यहाँ पर जो सैंपल दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि वो एनालाइजर से गुजरने के बाद 3 पाथ के अंदर 3 बीम्स जो है आगे डाइवर्ट हो गई हैं। तो इसके मतलब इसके आइसोटॉप्स कितने हैं? 3 है। तो इस तरह हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलती है और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये सारी की सारी वर्किंग हो रही होती है। नेक्स्ट है कि 2 तरह के जो है स्पेक्ट्रोमीटर यूज किए जाते हैं। पहले जो यूज किया जाता था वो था ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो मैसेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न है वो है डेम्पेस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है उनके मैसेज को भी मेजर करने के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। ये इसी को हम डिटेल में आगे देखते हैं। इसका प्रोसीजर देखते हैं कि ये कैसे कैसे वर्किंग करता है सारी की सारी। फर्स्ट स्टेप होता है वेपोराइजेशन। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे पास सैंपल है सॉलिड है, हम उसको किसी भी मेथड से गर्म करके क्या बनाएंगे? वेपर्स बनाएंगे, उसको गैशियस स्टेट में लाएंगे और इनलेट के जरिए इंसर्ट कर देंगे। लेकिन जब इंसर्ट करना है तो प्रेशर बहुत लो रखना है। तो इसका मतलब प्रेशर कम रखने का मतलब ये कि उसकी गैस के मॉलिक्यूल कम है। जो हमने वेपोराइजेशन की है वो वेपर्स की तादाद कम है, तो प्रेशर भी कम होगा। अगर वो ज्यादा होंगे तो प्रॉपर आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगी तो फिर हम उनको प्रॉपर सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत होती है कि हम प्रेशर जो है वो इनसाइड लो रखें। नेक्स्ट स्टेप है आयोनाइजेशन। कैसे की जाती है? ऊपर से फिलामेंट होता है, हीटेड फिलामेंट, जिसके अंदर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बारिश हो रही है। अब नीचे से सैंपल गुजर रहा है, गैसियस स्टेट में है। उस गैस के जो एटम न्यूक्लियस है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर गिरते हैं तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करके निकाले जाते हैं। तो वो जो सैंपल के एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और अब वो आयन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पॉजिटिव आयन जो है इनको नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन 500 से 2000 वोल्ट्स तक अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे वो बड़ी तेजी से अट्रैक्टेड होते हैं नेगेटिव ग्रेड्स की तरफ। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन के बाद एनालाइजर होते हैं, सेपरेटर होते हैं जो सेपरेट करते हैं। असल में ये मैग्नेट फील्ड होता है, एक मैग्नेट होता है जो रखा जाता है। अब याद रखें ये जो आयंस थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेट के अंदर से गुजरता है तो वो सीधा नहीं जा सकता, उसे बेंड होना पड़ता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में चेंज कर देता है, उनका स्टेट पाथ को। तो ये क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ में आ जाएंगे। लेकिन सर्कुलर पाथ पे किसी का रेडियस ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। ये कैसे? जैसे फर्ज करें यहाँ पर कोई पंखा चल रहा है, उस पंखे के जेरे असर हम कोई हल्की चीज फेंकते हैं तो वो हवा की वजह से इधर ही नीचे गिर जाएगी। अगर कोई वजनी चीज है उसको हम फेंकेंगे तो हवा का सोर्स पे कम होगा और वो आगे जाकर गिरेगी। यानी दोनों का पाथ क्या हो जाएगा? डिफर करेगा। क्योंकि आइसोटोप्स का मैस क्या होता है? डिफरेंट। तो इसलिए क्या होगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो मुख्तलिफ मैस वाले आइसोटोप्स, अगर 3 तरह के आइसोटोप्स थे तो वो तीनों जो है वो सेपरेट होकर 3 बीम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे।
तो इस तरह जो नंबर ऑफ बीम्स हैं वो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। अब ये एक फॉर्मूला है मास टू चार्ज रेशियो का, एच स्क्वायर आर और 2e। यहाँ पर जो एच है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और जो ई है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इनमें से एच और ई को चेंज करके रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर डिटेक्शन कैसे की जाती है, लास्ट स्टेप एंड पे लगा होता है इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर। वो आयन जो आ रहे होते हैं सब उसके ऊपर फॉल करते हैं। जब वो उसके ऊपर फॉल करते हैं तो वो एक माइन्यूट करंट पैदा करते हैं, उस करंट को एनालाइज किया जाता है। अब अगर हमारे पास 3 लाइनें आ रही हैं, 3 हमारे पास वो आइसोटॉप्स गिर रहे हैं, तो हो सकता है हमने 100 एटम्स जो हैं वो आयोनाइज किए, और उनमें से हो सकता है 90 ऐसे हों जिनका मास लेट्स सपोज 20 है, और 5 ऐसे हैं जिनका 21 है, और 5 ऐसे हैं जिनका 22 है। तो क्या होगा, जब वो आकर गिरेंगे तो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर वो जो 20 वाला है उसका जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट कितना पैदा हुआ है उसके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, अबंडेंस। जिसका जितना ज़्यादा करंट पैदा होगा उसकी अबंडेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके आयंस ज़्यादा गिरेंगे इलेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट है कि मास कैसे मेजर किया जाता है। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट में कार्बन को इंसर्ट करेंगे, हम उसका करंट चेक कर लेंगे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, अननोन एलिमेंट है जिसका मास हम मेजर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज पहले की वजह से 0.1 एम्पेयर करंट पैदा हुआ और दूसरे की वजह से 0.2 हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की निस्बत 2 गुना भारी है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कार्बन का मास स्टैंडर्डाइज 12 किया हुआ है, तो उसका मास कितना होगा 24। इस तरह कंपैरिजन मेथड करके हम एग्जैक्ट मासेस कार्बन के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। फिर रिजल्ट्स जो आते हैं वो किस तरह आते हैं, रिजल्ट्स जो है वो पीक्स की शक्ल में आते हैं। पीक्स जो है वो कुछ यूं शो होती हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नियॉन की पीक्स दिखाई गई है। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। जो y एक्सेस है उसके ऊपर अबंडेंस आती है, और जो x एक्सेस है उसके ऊपर मास टू चार्ज रेशो आती है। यहाँ पर तीनों आइसोटॉप्स की जो अबंडेंस है वो बताई गई है। नियॉन 20 है वो 90.92 है, नियॉन 21 जो है वो 0.26 है, और जो नियॉन 22 है वो 8.82% एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह पीक्स की शक्ल में इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब जो मॉडर्न हैं उनके साथ जो एनालाइजर या आयन कलेक्टर है, आयन कलेक्टर के साथ रिकॉर्डर लगे होते हैं। रिकॉर्डर जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिखा रहा होता है मॉनिटर के ऊपर। ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब सेपरेशन हमने की आइसोटोप्स की मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए। क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है? हाँ, कुछ मेथड है। गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आइसोटोप को सेपरेट किया जाता है। बस आपके सिलेबस में यही आपने इन्हीं के नाम याद कर लेने। यहाँ पर एक वीडियो के जरिए हम इस सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो सैंपल जो है वो एक छोटे बॉल की शक्ल में दिखाया गया जो एक इनलेट के जरिए एंटर हो रहा है। जब वो नेक्स्ट जाएगा तो वहाँ पर हीटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं। हीटिंग कॉइल्स क्या करेंगी, उसको जब हीट करेंगी तो वो वेपोराइज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो था वेपोराइजेशन, वो इस चैम्बर में होगा। वेपोराइजेशन चैम्बर है, वेपोराइजेशन चैम्बर से वो आयोनाइजेशन चैम्बर में जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर से हीटेड फिलामेंट्स होते हैं जिनके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे होते हैं। वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब सैंपल के ऊपर, जिसको हमने एम का नाम दिया, उस पर गिरेंगे तो उसको आयोनाइज कर देंगे, एम पॉजिटिव। अब एम जो है ये लेट्स सपोज नियॉन है, तो नियॉन 20 भी हो सकता है, 21 भी, 22 भी। तो तीनों के मास क्या है, डिफरेंट है। तो वो 3 तरह के आयंस हमारे पास अब बन गए हैं। चार्जेस तो उन पर पॉजिटिव ही हैं, लेकिन उनका मास क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब ये तीनों डिफरेंट मास वाले जो हैं वो इस सैंपल में से गुजरते, इस चैम्बर में से गुजरते हुए अगले चैम्बर में जाएंगे जो कि एक्सेलरेटिंग चैम्बर है। उसके अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव एनोड कैथोड लगे होते हैं जो उसको तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन के बाद वो जो है नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जाएंगे। अभी मुख्तलिफ एनोड्स या कैथोड्स के अंदर से, स्लिट्स के अंदर से गुजरते हुए वो नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट चैम्बर के अंदर लगा हुआ है मैग्नेट, और आपको पता है अब ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये स्ट्रेट तो अब नहीं जा सकते। जब भी ये मैग्नेट से गुजरेंगे तो क्या कर जाएंगे, कर्व कर जाएंगे। और कर्व्ड पाथ जो है उसके जो रेडियस है वो डिपेंड करता है मैस के ऊपर। इस तरह ये मैस की बिना पर सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। कोई पहले जाकर फॉल करेगा, कोई बाद में जाकर फॉल करेगा। ये डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे,
डिटेक्टर के अंदर माइन्यूट करंट है उसको एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफायर के जरिए, और नेक्स्ट जो है वो लगे होते हैं रिकॉर्डर। हमारे सैंपल के जो एटम्स थे वो आइंस बनकर अब रिकॉर्डर के अंदर आ गए। रिकॉर्डर के अंदर जो है उनकी पीक्स जो है वो बना दी जाएंगी। जो सैंपल हमने इंसर्ट किया था उसकी 3 पीक्स जो है वो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि उसके अंदर 3 तरह के जो आइंस हैं वो प्रोड्यूस हुए थे। तो ये था सारा प्रोसीजर जिसके अंदर जो है एक सैंपल को किस तरह एनालाइज किया जाता है, किस तरह उसके जो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स बता लिए जाते हैं, किस तरह उनकी अबंडेंस पीक जितनी ज़्यादा होगी उनकी अबंडेंस भी उतनी ज़्यादा होगी, अबंडेंस बताई जाती है, और किस तरह कार्बन के साथ रिलेट करके उनके जो मैस है वो बताए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैस। एवरेज एटॉमिक मैस, हमने कहा कि सैंपल के अंदर नियोन 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, तो हम उसका मैस 20 लिखें, 21 लिखें या 22 लिखें, प्रॉब्लम तो बन गई है। हम क्या करते हैं, उनके आइसोटॉप्स की जो अबंडेंस है उसके हिसाब से उनके एवरेज ले लेते हैं। अब किसी भी एटम का जो मैस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पे और उनकी अबंडेंस पे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। लेट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स मिले, नियोन 20 उसकी परसेंटेज 90.92, नियोन 21 उसकी 0.26 और नियोन 22 की 8.82%। ये हमें दे दिया गया एग्जांपल है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब जब एवरेज एटॉमिक मास निकाले जाते हैं तो उसका प्रोसीजर ये है कि हम जो उसका मास होता है आइसोटॉप का उसको उसी की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 20 है उसकी अबंडेंस थी 90.92, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो सेकंड है इसी तरह थर्ड, तीनों को हम एंड पे सम करते हैं और सम करके 100 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये तीनों का जो एवरेज आएगा वो हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास होगा। जब हम एवरेज लेंगे तो माइट पॉसिबल कि इसका आंसर क्या है फ्रैक्शंस के अंदर। अब पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है अगर आप देखें तो उनके जो मैसेज हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर दिए गए हैं, पॉइंट्स में दिए गए हैं। ऐसा क्यों है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो एटम्स के मैसेज हैं वो फ्रैक्शंस में क्यों है, या फिर नो इंडिविजुअल नियोन इन द सैंपल हैज 20.18 am। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में सैंपल के अंदर एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हो सकते हैं उस एलिमेंट के, जब उनका एवरेज लिया जाता है तो वो पॉइंट्स में आ जाता है। अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअल देखें तो वो 20, 21 और 22 थे, लेकिन जब उनका एवरेज लिया जाता है तो वो क्या आ जाता है फ्रैक्शंस के अंदर आ जाता है। नो इंडिविजुअल नियोन हैज 20, 21, 22, but when the average of these isotopes is taken it becomes a fractional value. Next entry level के MCQs, interesting MCQs है, which of the following will not give a single peak in spectrometer। इनमें से कौन सा सिंगल पीक नहीं देगा, यूरेनियम, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन यूरेनियम। असल में हमने पीछे पढ़ा है पिछले आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में कि आयोडीन, गोल्ड एंड आर्सेनिक आर मोनो आइसोटॉपिक। ये मोनो आइसोटॉपिक होंगी उनकी कितनी पीक्स बनेंगी, सिंगल पीक बनेगी। लेकिन यूरेनियम के जो है उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं तो उन दोनों की पीक्स जो है वो 2 पीक्स बनेंगी। तो असल में यूरेनियम की 2 पीक्स बनेगी, बाकी सबकी एक ही पीक बनेगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने स्पेक्ट्रोमीटर और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है उसके बारे में पढ़ा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।